जय हिंद। हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी विधि शास्त्र का जो विधि के स्रोत हैं से संबंधित वन लाइनर हम लोग यहाँ एमसीक्यू देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सामंड के अनुसार विधि के औपचारिक स्रोत का अर्थ है। ऑप्शन है विधि के प्राचीन स्रोत, विधि के आधुनिक स्रोत, विधि के ऐसे स्रोत जिसमें बाध्यकारी बल मौजूद नहीं है, विधि के ऐसे स्रोत जिन्हें विधि अपने बल तथा वैधता से उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, विधि के ऐसे स्रोत जिन्हें विधि अपने बल तथा वैधता से उत्पन्न करती है। यह है सामंड के अनुसार विधि के औपचारिक स्रोत का अर्थ है। सामंड के अनुसार विधि के औपचारिक स्रोत का जो अर्थ है, विधि के ऐसे स्रोत जिन्हें विधि अपने बल तथा वैधता से उत्पन्न करती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विधि के स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत तथा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में किया था? ऑप्शन है एलेन, कीटन, सामंड, ग्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड विधि के स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में किया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राज्य में विधि का सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है। ऑप्शन है परंपरा, रूढ़ि, विधान, पूर्व निर्णय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, विधान। विधान जो है आधुनिक भारत में विधि का सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विधि के स्रोत पर कार्य करते निम्नलिखित में से किसने कहा था कि न्यायालय विधान के मृत शब्दों के जीवन भर देते हैं? यानी विधि के स्रोतों पर कार्य करते हुए यह किसने कहा था कि न्यायालय जो है विधान के मृत शब्दों में जीवन भर देते हैं? ऑप्शन है हॉलैंड, ग्रे, सामंड, ऑस्टिन। तो इसका आंसर है ग्रे। ग्रे ऐसे विधि शास्त्री थे जिन्होंने सोर्सेस के बारे में कहा कि न्यायालय विधान के मृत जो शब्दों में जीवन भर देते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निर्वचन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा न्यायालय उन आधिकारिक स्वरूपों के माध्यम से विधि के अर्थ का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं जिनमें उन्हें व्यक्त किया गया है। यह कथन किनका है? तो इसका जो ऑप्शन है मैक्सवेल, सामंड, जीपीसी, क्रेज। तो आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड का यह कथन है कि निर्वचन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा न्यायालय उन आधिकारिक स्वरूपों के माध्यम से विधि के अर्थ का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं जिनमें इन्हें व्यक्त किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, विधि शास्त्रियों की राय है। ऑप्शन है विधि का सामान्य स्रोत, विधि का ऐतिहासिक स्रोत, विधि का विधिक सामग्री का स्रोत, विधि का स्रोत नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा विधि का ऐतिहासिक स्रोत। विधि शास्त्रियों की राय है कि विधि का ऐतिहासिक स्रोत। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, विधिक सुधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें बताना है कि विधिक सुधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन है। ऑप्शन है विधान, रूढ़ि, पूर्व निर्णय, विधिक विशेषज्ञों के लेख।
तो इसका आंसर हो जाएगा विधान। विधान जो है विधिक सुधार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला देखते हैं। सामान्य के अनुसार सर्वोच्च विधान संदर्भित करता है। ऑप्शन है औपनिवेशिक विधान को, कार्यपालक विधान को, न्यायिक विधान को, संसद द्वारा पारित विधि को। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित विधि को। संसद द्वारा पारित विधि को सर्वोच्च विधान संदर्भित करता है सामान्य के अनुसार। अगला हम लोग देखते हैं। किसी मामले में विनिश्चय का आधार निम्नलिखित में से क्या होता है? किसी मामले में विनिश्चय का आधार क्या होता है बताना है। ऑप्शन है मामले में न्यायालय का आदेश, न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री, ऐसे अंतर्निहित सिद्धांत अथवा विधि के कारण जिन पर मामले का परिणाम निर्भर करता हो, निर्णय का वह भाग जो प्रेरक प्रभाव रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ऐसे अंतर्निहित सिद्धांत अथवा विधि के कारण जिन पर मामले का परिणाम निर्भर करता हो, यानी किसी मामले में विनिश्चय का आधार क्या होता है? तो ये होता है कि ऐसे अंतर्निहित सिद्धांत अथवा विधि के कारण जिन पर मामले का परिणाम निर्भर करता हो। अगला हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर गुडहार्ट के अनुसार किसी मामले में विनिश्चय का आधार होता है। ऑप्शन है किसी निर्णय में निर्धारित विधि का वह सिद्धांत जो उसका निर्णायक तत्व हो, मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किया गया निष्कर्ष, न्यायालय द्वारा अपने निर्णय हेतु दिया गया कारण, और घ में विधि के किसी प्रश्न पर न्यायालय की कोई भी राय। तो इसका आंसर हो जाएगा क। किसी निर्णय में निर्धारित विधि का वह सिद्धांत जो उसका निर्णायक तत्व हो। यानी प्रोफेसर गुडहार्ट के अनुसार किसी मामले में विनिश्चय का आधार जो होता है, किसी निर्णय में निर्धारित विधि का वह सिद्धांत जो उसका निर्णायक तत्व हो। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व निर्णय का बाध्यकारी बल किसके द्वारा नष्ट अथवा कमजोर कर दिया जाता है? ऑप्शन है सार्वजनिक राय, निरस्त निर्णय, पूर्व न्याय और लंबित वाद। तो इसका आंसर हो जाएगा निरस्त निर्णय। निरस्त निर्णय जो है पूर्व निर्णय का बाध्यकारी बल जिसके द्वारा नष्ट अथवा कमजोर कर दिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिटरमाइनिंग रेशियो डिसाइडेंसी ऑफ द केस शीर्षक से प्रसिद्ध निबंध लिखा था? ऑप्शन है विनफील्ड, ओपेनहाइम, गुडहार्ट, जूलियस स्टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा गुडहार्ट। गुडहार्ट ऐसे जूरिस्ट थे जिन्होंने डिटरमाइनिंग रेशियो डिसाइडेंसी ऑफ द केस नामक शीर्षक से निबंध लिखा था। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से यहाँ बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। पहला है एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय उसी न्यायालय के किसी भी अन्य सिविल न्यायाधीश पर बाध्यकारी होता है। ख में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। ग में है निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का अर्थ है कि न्यायिक निर्णयों में बाध्यकारी बल होता है। और घ में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य नहीं होता।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा क हो जाएगा। इसका आंसर क होगा। ये कथन सही नहीं है कि एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय उसी न्यायालय के किसी अन्य सिविल न्यायाधीशों पर बाध्यकारी होता है। ये नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है। और ये जो है ख ग घ ये सही है। तो इसको याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, ये बात सही है। ग में है कि निर्णयतानुसरण के सिद्धांत का अगर अर्थ है कि न्यायिक निर्णयों में बाध्यकारी बल। और अगला है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्यकारी नहीं होता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपने जजमेंट से बाध्यकारी नहीं होता है, उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन से कथन सही है बताना है। सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल के निर्णय से बाध होता है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के निर्णय से बाध होता है। सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल तथा संघीय न्यायालय दोनों के निर्णय से बाध होता है। सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल तथा संघीय न्यायालय दोनों के निर्णय से बाध नहीं होता। इसमें जो कथन सही है ये है घ। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है प्रिवी काउंसिल और संघीय न्यायालय दोनों के निर्णयों से बाध नहीं होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन में है कि विनिश्चय आधार में बाध्यकारी बल होता है। ये बात सही है कि विनिश्चय आधार में बाध्यकारी बल होता है। तर्क में है कि इतरोक्ति में कोई बाध्यकारी बल नहीं होता। ये भी बात सही है कि इतरोक्ति जो होती है में कोई बाध्यकारी बल नहीं होता है। अब इसमें बताना है कूट का प्रयोग करते हुए कौन सही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ख होगा। और तो दोनों सही है, तो अ का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर तथा पूर्व निर्णयों में महत्वहीन तथ्यों के बहिष्करण पर न्यायाधीश द्वारा प्राप्त किया गया निष्कर्ष होता है। ऑप्शन है इतरोक्ति, विनिश्चय आधार, त्रुटिपूर्ण निर्णय, पूर्व निर्णय पर मौन। तो इसका आंसर हो जाएगा विनिश्चय आधार। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर तथा पूर्व निर्णयों में महत्वहीन तथ्यों के बहिष्करण पर न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त किया गया निष्कर्ष जो होता है विनिश्चय आधार होता है। अगला हम लोग देखते हैं, इतरोक्ति में बाध्यकारी बल होता है। इतरोक्ति में बाध्यकारी बल होता है नहीं, विनिश्चय आधार में बाध्यकारी बल होता है। ये सही बात है। यानी इसमें बताना है कि कौन सही है। तो दूसरा है कि विनिश्चय आधारों में बाध्यकारी बल होता है। अगला आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं कि इतरोक्ति और विनिश्चय आधार दोनों में बाध्यकारी बल होता है नहीं। इतरोक्ति और विनिश्चय आधार दोनों में किसी में बाध्यकारी बल नहीं होता है। तो इसमें विनिश्चय आधार वाला में जो है बाध्यकारी बल होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ख हो जाएगा सही। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ख होगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विनिश्चय आधार का अर्थ गलत अर्थ इसमें है कि कौन गलत अर्थ होता है। ऑप्शन है क कि निर्णय का कारण, ख में है कि निर्णय में उल्लिखित विधि के समस्त सिद्धांत, ग में है न्यायाधीश द्वारा पसंद की गई विधि का नियम जिस पर निर्णय आधारित हो, और घ में विधि का ऐसा नियम जिसे अन्य लोग बाध्यकारी मानते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, निर्णय में उल्लिखित विधि के समस्त सिद्धांत। ये लाइन गलत है और ये क ग घ जो है ये सही है।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी रूढ़ि के वैध रूढ़ि होने के लिए अनावश्यक माना जाता है, यानी आवश्यक नहीं माना जाता है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीनता। रूढ़ि के वैध रूढ़ि होने के लिए प्राचीनता की आवश्यक तत्व नहीं है, लेकिन न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो ये सही है, युक्ति युक्त हो और ये भी सही है, और निरंतर हो ये भी सही है। तो इसमें ये जरूर याद रखिए कि रूढ़ि के लिए वैध जो होने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स है, तो इसमें न्यायालय द्वारा मान्यता, युक्ति युक्तता और निरंतरता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में है कि इसमें अनावश्यक कौन है, तो यह प्राचीनता का आंसर हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखते हैं। विधि के अन्य स्रोतों पर रूढ़ि के अधिक महत्व पर किस विचारधारा के विधि शास्त्रियों द्वारा बल दिया गया था? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, नैसर्गिक विधि विचारधारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा के जो विधि शास्त्री थे ने विधि के अन्य स्रोतों पर रूढ़ि के अधिक महत्व पर बल दिए थे। अगला हम लोग देखते हैं। रूढ़ि विधान से पहले आती है और इसी कारणवश इससे श्रेष्ठ होती है तथा विधि को रूढ़ि के सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सिद्धांत किस संप्रदाय की बुनियादी विशेषता है? ऑप्शन है समाजशास्त्रीय विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा, नैसर्गिक विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा की एक बुनियादी विशेषता है कि रूढ़ि विधान से पहले आती है और इसी कारणवश इससे श्रेष्ठ होती है तथा विधि को रूढ़ि के सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं। समाज के लिए रूढ़ि का वही स्थान होता है जो राज्य के लिए विधि का। यह किनका स्टेटमेंट है? यहाँ स्टेटमेंट बताना है कि समाज के लिए रूढ़ि का वही स्थान होता है जो राज्य के लिए विधि का। यह किनका स्टेटमेंट है? ऑप्शन है डायस, सामंड, लॉयड, फिंच। तो इसका आंसर हो जाएगा सामंड। सामंड का यह कथन है कि समाज के लिए रूढ़ि का वही स्थान होता है जो राज्य के लिए विधि का। अगला हम लोग देखते हैं। रूढ़ि का विधि में विकास जो विकसित होना एक शैशविक समाज में स्वयं विधि का विकसित होने जैसा होता है। यह किनका कथन है? ऑप्शन है एलेन, सेविनी, मार्क बाई सामंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेविनी। सेविनी का यह कथन है कि रूढ़ि का विधि में विकसित होना एक शैशविक समाज में स्वयं विधि का विकसित होने जैसा होता है। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक वैध रूढ़ि का एक अनिवार्य तत्व है? यानी वैध रूढ़ि होने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट्स कौन सी है? ऑप्शन है निरंतरता, निश्चितता, संगतता, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी है। वैध रूढ़ि होने के लिए निरंतरता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए और संगतता होनी चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रूढ़ि का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? इसमें अंत में जुड़ा हुआ है कि नहीं है। ऑप्शन है निश्चितता, युक्ति युक्तता, निरंतरता, नैतिक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनिवार्य तत्व नहीं है तो नैतिक बल जो है
रूढ़ि का एक अनिवार्य तत्व नहीं होता है। और ये सब होता है, इसको याद कर लीजिएगा कि निश्चितता, निरंतरता और युक्तियुक्तता जो है रूढ़ि कस्टम होने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट्स होता है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से क्या रूढ़ि का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम हॉल में है तो लास्ट में ज़रूर पढ़ना है कि हाँ या नहीं है पूछ रहा है। कई बार जानते हुए गलती इसलिए हो जाता है कि लास्ट में ध्यान हट जाता है तो क्वेश्चन गलती हो जाता है, जबकि वो क्वेश्चन इजी रहता है। तो इसलिए लास्ट तक क्वेश्चन जरूर पढ़ें। तो इसमें ऑप्शन है कि रूढ़ि को अवश्य सुनिश्चित होना चाहिए, रूढ़ि को अवश्य तर्कशील होना चाहिए, रूढ़ि का निरंतर अभ्यास नहीं किया गया हो और रूढ़ि का संविधि कानून के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूढ़ि की निरंतर अभ्यास नहीं किया गया हो जो है ये गलत है। इसमें कौन कह रहा है कि रूढ़ि का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो यही अनिवार्य तत्व नहीं है ग, और सब सही है। तो इसको याद रखिए। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक वैध रूढ़ि का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। ऑप्शन है प्राचीनता, निरंतरता, अनिश्चितता, शांतिपूर्ण उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चितता। अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रूढ़ि का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। प्राचीनता, निश्चितता, शांतिपूर्ण उपयोग और असंगता। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगतता। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में विधि शास्त्रियों में से इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है कि न्यायाधीश विधि बनाते हैं। इसमें उस न्यायविद का नाम बताना है जिनका मानना है कि न्यायाधीश विधि नहीं बनाते हैं। ऑप्शन है हार्ट, होम्स, ग्रे, डार्किन। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्किन। डार्किन का ऐसा मानना है कि न्यायाधीश विधि नहीं बनाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, पूर्व निर्णय के सिद्धांत का संवैधानिक आधार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। इसमें बताना है कि पूर्व निर्णय के सिद्धांत का संवैधानिक आधार इसमें से किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141, 141 में यह सिद्धांत निहित है कि पूर्व निर्णय के सिद्धांत की संवैधानिक आधार। ये पूर्व निर्णय का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 141 से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं, उपेक्षापूर्ण पर इनक्यूरियम दिए गए किसी निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है बताना है। ऑप्शन है निर्णय बाध्यकारी होता है, निर्णय अवैध होता है, निर्णय असंवैधानिक होता है, निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपेक्षापूर्ण अगर दिए गए किसी निर्णय के संबंध में सही उत्तर होगा कि निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है जब आप उपेक्षापूर्ण रूप से निर्णय देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, मैं सोचता हूं कि पूर्व निर्णय का अनुपालन नियम होना चाहिए न कि अपवाद। यह स्टेटमेंट किनका है। ऑप्शन है कार्डोजो, ब्लैकस्टोन, कीटन, थीबॉट।
तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डोजो। कार्डोजो का यह कथन है कि मैं सोचता हूं कि पूर्व निर्णय का अनुपालन नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। अगला देखते हैं हम लोग। विधि के स्रोतों पर कार्य करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि न्यायालय विधि के मृत शब्दों में जान फूंक देते हैं? न्यायालय जो है विधि के मृत जो शब्द होते हैं में जान फूंकने का काम करता है। यह कौन से न्यायविद का स्टेटमेंट है? ऑप्शन है हॉलैंड, ग्रे, सामंड, ऑस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे। ग्रे का यह स्टेटमेंट है कि न्यायालय विधि के मृत शब्दों में जान फूंक देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? इसमें बताना है कि न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक जो सिद्धांत है का मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है ब्लैकस्टोन, ग्रे, सामंड, डायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन जो है न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विधि वही होती है जो न्यायाधीश घोषित करता है, यानी लॉ वही होता है जो जज घोषित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है जर्मी फ्रैंक, जूलियस स्टोन, ग्रे, होम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे। ग्रे ऐसे न्यायविद है जिनका मानना है कि विधि वही होता है जो न्यायाधीश घोषित करता है। अगला हम लोग देखते हैं। अधीनस्थ विधान उत्पन्न होता है। ऑप्शन है संप्रभु प्राधिकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकार से, अधीनस्थ के अधिनायकों से, स्मरणातीत प्राचीनता के प्रथाओं से, किसी अधीनस्थ प्राणी से। तो इसका आंसर हो जाएगा क, संप्रभु प्राधिकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकार से। अधीनस्थ जो विधान उत्पन्न होता है वह है कि संप्रभु प्राधिकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकार से, उसको अधीनस्थ विधान कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। एक ऐसा विधान जो किसी अन्य विधान अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित, निरस्त अथवा नियंत्रित किए जाने योग्य न हो को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रत्यायुक्त विधान, अधीनस्थ विधान, सर्वोच्च विधान, न्यायिक विधान। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च विधान। सर्वोच्च विधान ऐसा विधान कहलाता है जो विधान किसी अन्य विधायी अधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित, निरस्त अथवा नियंत्रित किए जाने योग्य न हो, उसको सर्वोच्च विधान कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यायुक्त विधान पर नियंत्रण करने के लिए एक उपाय नहीं है? ऑप्शन है संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन, प्रत्यायोजित विधान के पंजीकरण की आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, प्रत्यायोजित विधान के पंजीकरण की आवश्यकता। प्रत्यायोजित विधान के पंजीकरण की आवश्यकता जो है प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण करने हेतु एक उपाय नहीं है। ये तीनों ऊपर का उपाय है। संसदीय नियंत्रण द्वारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, फिर जुडिशियल नियंत्रण और प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन द्वारा। तो ये तीनों को जरूर याद रखिएगा। ये काफ़ी बार पीटी और मेंस में भी पूछता है और इंटरव्यू में भी कि प्रत्यायोजित विधान को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और प्रत्यायोजित विधान का जो प्रकाशन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सामंड के अनुसार सर्वोच्च विधान
किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन है औपनिवेशिक विधान, कार्यपालक विधान, न्यायिक विधान, संसद द्वारा पारित विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित विधि। सामंड के अनुसार सर्वोच्च जो विधान होता है वो संसद द्वारा पारित विधि को कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यायोजित विधान के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय नहीं है? ऑप्शन है संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, प्रकाशन, लोक नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक नियंत्रण। लोक नियंत्रण जो है प्रत्यायोजित विधान के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय नहीं होता है। आज जो सुरक्षा उपाय होता है उसमें संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और प्रकाशन आता है। ये तीनों का याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या अधीनस्थ विधान का एक स्वरूप नहीं है? इसमें बताना है कि अधीनस्थ विधान का एक स्वरूप कौन सा नहीं है। ऑप्शन है औपनिवेशिक विधान, स्वायत्त विधान, सशर्त विधान, न्यायिक विधान। तो इसका आंसर हो जाएगा सशर्त विधान। सशर्त विधान जो है अधीनस्थ विधान का एक स्वरूप नहीं होता है। और ऊपर के तीन जो है कि औपनिवेशिक विधान, स्वायत्त विधान, न्यायिक विधान, ये अधीनस्थ विधान का एक स्वरूप होता है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि विधान जो है समाज के विधायी अंगों का औपचारिक उच्चारण कथन होता है? इसमें बताना है कि वह कौन से न्यायविद थे जिन्होंने विधान के बारे में कहा कि समाज के विधायी अंगों का औपचारिक उच्चारण होता है। ऑप्शन है डायस, एलेन, ग्रे, ब्लैकस्टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे। ग्रे ने यह कहा था कि विधान जो है समाज के विधायी अंगों का औपचारिक उच्चारण या कथन होता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला में है सूची संबंधित है, सूची 1 और 2 में है। सूची 1 में है सोर्सेज और संबंधित रिलेटेड सब्जेक्ट दूसरा में है, और इसके नीचे फिर कूट के अनुसार बताना है। तो इसका जो कूट में देखते हैं, कूट के अनुसार जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क होगा 4, ए का 4, ख का 3, ग का 2 और घ का 1। हम लोग मैच करते हैं। तो विधान जो है, विधान संबंधित विषय जो है भारतीय दंड संहिता से संबंधित है, इंडियन पिनल कोड IPC। अगला अगर हम लोग देखें अधीनस्थ विधान, अधीनस्थ विधान जो है ये अतिथि नियंत्रण आदेश से संबंधित विषय है। रूढ़ि की अगर बात करें तो रूढ़ि जो है अस्मरणीय उत्पत्ति है। और लास्ट में घ है पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय जो है विरुद्ध निर्णय देना। पूर्व निर्णय जो है विरुद्ध निर्णय देना से संबंधित विषय है। अगला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ आज का MCQ सोर्सेस ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस था उससे संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।